नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं भारत का विकलांगता क्षेत्र 2047 तक कर सकता है अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन का योगदान। बजट 2024 हुआ प्रस्तुत। देश के भविष्य के निर्माण का बजट ये विकसित भारत के लिए समर्पित, बोले पीएम मोदी। एक्सेसिबल इंडिया पर जोर देने से चूका अयोध्या मंदिर प्रतिष्ठापन। विधवाओं और विकलांगों के लिए हाउस टैक्स में छूट। सुनेंगे एनएफबी के जॉब अलर्ट्स। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटीबायोटिक्स लिखने के लिए सटीक संकेत लिखना किया अनिवार्य। पद्मश्री से सम्मानित होने पर सामाजिक कार्यकर्ता शंकर बाबा पापल का पद्मश्री पुरस्कार का दिव्यांग बच्चों को समर्पण। परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद दिव्यांग छात्र हुए प्रेरित। भुवनेश्वर नागरिक निकाय के कार्यालय के पास दिव्यांग विक्रेताओं को विरोध स्थल से निकाला गया बाहर। मेरी क्रिकेट यात्रा को पहचानने के लिए धन्यवाद, गौतम अदानी से सहयोग मिलने पर दिव्यांग क्रिकेटर आमिर ने जताया आभार। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। The Department of Empowerment of Persons with Disabilities is organizing Purple Fest in Delhi on 22nd February 2024 at the Rashtrapati Bhavan. The day-long fun-filled event will have fully inclusive and interactive stalls from organizations working in the field of disability, cultural activities, dance workshops, games, sports and experience zones where persons with disabilities can enjoy limitless fun. No need for any online or offline registrations. Just bring your ID proof and visit Rashtrapati Bhavan. Don't miss this golden opportunity. See you on 22nd at Rashtrapati Bhavan for the Purple Fest. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, आज है शुक्रवार और हम हाजिर हैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आपका फेवरेट न्यूज एंड अपडेट शो कम्युनिटी कलर्स, जो आपके लिए लेकर आता है डिसेबिलिटी जगत की ताज़ा तरीन खबरें। दोस्तों, आज के शो की हेडलाइंस तो आप सुन ही चुके हैं। बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की। दोस्तों, आज की पहली खबर में सुनते हैं कि भारत का विकलांगता क्षेत्र दुनिया की अर्थव्यवस्था में 2047 तक $1 ट्रिलियन का योगदान कैसे दे सकता है। जी हाँ, एक साक्षात्कार में श्री देसाई ने कहा है कि उचित रणनीति, पॉलिसीज और कार्रवाई के साथ भारत की विशेष रूप से विकलांग आबादी देश की आर्थिक वृद्धि में सक्रिय रूप से योगदान दे सकती है और अंततः विकसित भारत में 2047 तक विकलांगता क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का योगदान भी हासिल कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्री देसाई इस क्षेत्र के एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी नेता हैं
उनके अनुसार भारत की विशेष रूप से सक्षम आबादी 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स का योगदान कर सकती है। वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल के संस्थापक प्रणव देसाई ने हाल ही में भारत की यात्रा की है और नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सत्तारूढ़ भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। गुजरात के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर अपना विजन दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अहमदाबाद में हैं। उन्होंने एक स्वयंसेवक बैठक के लिए गोवा की भी यात्रा की है। एक साक्षात्कार में श्री देसाई ने कहा कि उचित रणनीति पॉलिसीज के साथ भारत की विकलांग आबादी आर्थिक वृद्धि में सक्रिय रूप से योगदान दे सकेगी। भारत इस क्षेत्र में अग्रणी हो सकता है। भारत में शीर्ष नेतृत्व के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए श्री देसाई ने आगे कहा कि मेरे प्रस्ताव को नई दिल्ली में अच्छी तरह से स्वीकार किया गया। देसाई ने कहा कि सीतारमण के साथ अपनी बैठक में उन्होंने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक कर प्रोत्साहन पैकेज पेश किया। दोस्तों, अब बारी है 2024 के बजट के बारे में बात करने की। नई संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार को ही सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उसके बाद गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट था। उम्मीदतन इसमें युवा, महिला, किसान तथा विकलांगजनों के लिए अहम घोषणाएं थी। नई संसद में गुरुवार को आम चुनाव से पहले ही मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का ये छठा बजट पेश किया। ये अंतरिम बजट है, लेकिन आम आदमी को इस मिनी बजट में सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद थी। इस बजट में महिला, युवा और किसान तथा विकलांगजनों से जुड़ी वेलफेयर स्कीम्स के लिए फंड जारी किया गया है। वित्त मंत्री ने 57 मिनट में देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने रखा। इस नए बजट की घोषणा के चलते दिव्यांगजन और एक्टिविस्टों की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। दोस्तों, बात करें अयोध्या मंदिर प्रतिष्ठापन की। अयोध्या मंदिर प्रतिष्ठापन का एक सुनहरा मौका था जब एक्सेसिबिलिटी पर जोर दिया जा सकता था। राम राज्य तो तभी संभव है जब इसमें सभी का समावेश हो। यदि विकलांग भक्तों को छोड़ दिया जाए तो क्या हम वास्तव में भगवान राम की शिक्षाओं को समझ सकते हैं? राम मंदिर अभिषेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंदिर के निर्माण से परे आइए एक सक्षम, दृढ़, भव्य और दिव्य भारत का निर्माण करें। हालांकि इस ऐतिहासिक भाषण में जो चीज गायब थी वो थी सुगम्य, सुलभ भारत। विडंबना है कि प्रधानमंत्री ने 2015 में सुगम्य भारत अभियान शुरू किया था, जिसकी समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है। संसद ने सभी स्थानों को विकलांग लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए 15 जून 2022 की समय सीमा के साथ विकलांगता कानून भी पारित किया था। एक वैश्विक नेता के रूप में सार्वभौम पहुंच पर प्रकाश डालने का एक महत्वपूर्ण अवसर हम खो चुके हैं। कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री द्वारा दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश के लिए सुलभ रैंप वाले प्रवेश द्वार का उपयोग करने से क्या प्रभाव होता। ये सामाजिक चेतना को पहुंच की ओर स्थानांतरित कर सकता था। दर्शकों में वो लोग भी शामिल थे जो दृष्टिबाधित थे, व्हीलचेयर उपयोग करता थे, कृत्रिम अंगों का उपयोग करते हैं। इस क्षण का उपयोग ये देखने के लिए भी किया जा सकता है कि पहुंच क्यों मायने रखती है, लेकिन अब तो ये एक बाद का विचार बनकर रह चुका है। हम रेलिंग, स्पर्शनीय जमीनी सतह संकेतक, पहुंच के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक और संबंधित संकेत देखने से चूक चुके हैं। 2020 में स्वयं एक विकलांगता एनजीओ ने एक समावेशी मंदिर बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की निर्माण को सम्मति पत्र लिखा था, जिसके बाद अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट और मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा को पत्र लिखा गया। एक साल पहले सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के माध्यम से धार्मिक स्थानों को सुलभ बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। भगवान राम की गहन कथा में सर्वः भूतेषु हितः, सभी प्राणियों का कल्याण करने वाला
का सार उनके सबसे बड़े गुण के रूप में गूंजता है। राम को सही मायने में समझने का अर्थ है सुलभता को मूर्त रूप देना, उस ज्ञान को प्रतिध्वनित करना जो सच्ची समृद्धि है। राम राज्य तभी संभव है जब इसमें सभी लोग शामिल हो। ये हमारे चिंतन के लिए एक मौका था। पवित्र स्थानों तक पहुँच भगवान राम द्वारा सन्निहित करुणा की सार्वभौमिक भावना के अनुरूप है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि गिलहरी की स्मृति सिखाती है कि हर प्रयास बड़ा या छोटा बड़े अच्छे में योगदान देता है। ये परमात्मा का सम्मान करता है और एक मूर्त राम राज्य को प्रकट करता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां सभी प्राणियों के साथ समान रूप से सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता हो। दोस्तों, यूटी प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी की है और विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को नगर निगम को हाउस टैक्स का भुगतान करने से छूट दी है। चंडीगढ़ के यूटी प्रशासन ने ये अधिसूचना जारी की है और विधवाओं तथा विकलांग व्यक्तियों को नगर निगम एमसी को हाउस टैक्स का भुगतान करने से छूट दी गई है। प्रशासन ने 300 वर्ग गज से कम भूखंड वाले रक्षा कर्मियों को भी संपत्ति कर का भुगतान करने से छूट दी है। पिछले साल अगस्त में नागरिक निकाय ने रक्षा कर्मियों को 100% आवासीय संपत्ति कर छूट के लिए एक एजेंडा पारित किया था। हाल ही में यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनोर ने वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा की। वाणिज्य और आवासीय दोनों संपत्तियों से संपत्ति कर नागरिक निकाय के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसने संपत्ति कर से लगभग 50 करोड़ रुपए की कमाई की थी और चालू वित्तीय वर्ष के लिए 52 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों, अब प्रोग्राम में समय हो चुका है कि एनएफबी के जॉब अलर्ट सुने जाए। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने रेडियो उड़ान की टीम के साथ कुछ जरूरी जॉब अलर्ट्स साझा किए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। आरईसी लिमिटेड नई दिल्ली ने 127 प्रबंधकीय पदों की भर्ती में से पीडब्ल्यूडीज के लिए 4 रिक्तियां आरक्षित की हैं। इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 9 फरवरी है। अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं www.receindia.nic.in पर। दोस्तों, PGI-MER चंडीगढ़ ने विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 2 रिक्तियां आरक्षित की हैं। इसमें 124 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की गई है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 5 फरवरी को है, इसलिए आपको इससे पहले ही आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट नोट कर लें www.pgimer.edu.in। उत्तर पश्चिम रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज में 6 रिक्तियां आरक्षित की गई हैं। यहाँ पर कुल 1617 प्रशिक्षकों की भर्ती की जानी है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 10 फरवरी। आपको इससे पहले ही आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.rrcjapur.in। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड माने दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन में 4214 शिक्षकों के बीच 42 रिक्तियां विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आरक्षित की गई है। यहाँ पर शिक्षक तथा अन्य लिपिक पदों के लिए भर्तियां की जा रही हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 7 फरवरी। अधिक जानकारी के लिए आपको विजिट करना होगा dssσonline.nic.in। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शंस में 108 अनुभाग अधिकारी माने सेक्शन ऑफिसर बागवानी हॉर्टिकल्चर के लिए 1 रिक्ति आरक्षित की गई है। याद रहे, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 7 फरवरी। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं dssσonline.nic.in। दोस्तों, आज की जॉब अलर्ट्स यही समाप्त होते हैं। सुनते हैं अगली न्यूज। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दिव्यांगों के लिए सुनहरा अवसर। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग 22 फरवरी 2024 को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन कर रहा है। दिन भर चलने वाले मौज मस्ती से भरे इस कार्यक्रम में विकलांगता, सांस्कृतिक गतिविधियों, नृत्य कार्यशालाओं, खेल और अनुभव क्षेत्रों के फील्ड में काम करने वाले संगठनों के पूरी तरह से समावेशी और इंटरैक्टिव स्टॉल होंगे, जहां विकलांग व्यक्ति असीमित मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं।
किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपना वैध आईडी प्रमाण लाएं और राष्ट्रपति भवन देखें। तो मिलते हैं 22 तारीख को पर्पल फेस्ट के लिए राष्ट्रपति भवन में। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब खबर आती है स्वास्थ्य मंत्रालय से। भारत में एंटीबायोटिक्स या रोगाणुरोधी दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक मजबूत कदम उठाया गया है। केंद्र ने डॉक्टरों के साथ साथ सभी चिकित्सा संघों के लिए इन दवाओं को लिखते समय अपने नुस्खे पर सटीक संकेत लिखना अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार ने सभी फार्मासिस्ट संघों से भी कहा है कि वे केवल योग्य डॉक्टर के नुस्खे पर ही एंटीबायोटिक्स दें। तत्काल अपील में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक विंग है, उसने एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत के सभी मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल एसोसिएशंस और फार्मासिस्ट एसोसिएशंस के डॉक्टरों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि रोगाणुरोधी दवाओं का उपयोग और दुरुपयोग दवा प्रतिरोधी रोग जनकों के उद्भव में मुख्य चालकों में से एक है। पत्र में आगे लिखा गया है कि अनुसंधान और विकास पाइपलाइन में कुछ नए एंटीबायोटिक्स के साथ विवेकपूर्ण एंटीबायोटिक उपयोग प्रतिरोधक के विकास में देरी करने का एकमात्र विकल्प है। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक अतुल गोयल द्वारा हस्ताक्षरित तीनों पत्र मीडिया में प्रकाशित किए गए। गोयल ने अपने पत्र में कहा कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध मानवता के सामने आने वाले शीर्ष वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है, तथा इसमें आगे कहा गया है कि फार्मासिस्टों को ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियमों के शेड्यूल H और शेड्यूल H1 को लागू करने और केवल वैध नुस्खे पर ही एंटीबायोटिक्स बेचने के लिए याद दिलाया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर रोगाणुरोधी लिखते समय अपने नुस्खे पर सटीक संकेतों का उल्लेख भी करें। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं शंकर बाबा पापल जी की। 81 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता शंकर बाबा पापलकर ने अपना जीवन दिव्यांग, अनाथ और निराश्रित बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए समर्पित कर दिया है। वो अमरावती जिले के वंजार में निराश्रित बच्चों को समर्पित एक आश्रम चलाते हैं। वर्तमान में इस आश्रम में 123 अनाथ और मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शंकर बाबा पापलकर को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस समय मीडिया से बात करते हुए शंकर बाबा ने कहा, मैं ये पुरस्कार दिव्यांग बच्चों को समर्पित करना चाहता हूँ। जब मुझे ये पुरस्कार मिलेगा तो मैं कुछ बच्चों को अपने साथ ले जाने की कोशिश भी करूँगा। उन्होंने कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री आवास से फोन आया कि मुझे पद्मश्री मिलेगा तो मैंने अनुरोध किया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहता हूँ। ये पुरस्कार मेरे देश का गौरव है। आपको बता दें कि शंकर बाबा पिछले कई वर्षों से 18 वर्ष से अधिक उम्र के मानसिक रूप से विक्षिप्त और अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो पीएम मोदी से मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे कानून के लिए अनुरोध करेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्रालय ने गुरुवार को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिनमें से 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री शामिल है। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को सरकार द्वारा घोषित पुरस्कारों में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, मेगा स्टार चिरंजीवी और गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा वैजयंती माला बाली उन हस्तियों में शामिल हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम मोदी जी ने 4000 से भी अधिक छात्रों से वार्तालाप किया है, उन्हें मूल्यवान सुझाव प्रदान किए हैं तथा प्रेरक कहानियां साझा की हैं, जिससे वे आगामी परीक्षाओं के लिए प्रेरित और तनाव मुक्त हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 सालों से बोर्ड परीक्षाओं से पहले तनाव मुक्त माहौल बनाने के लिए छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। 29 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा के लिए भारत मंडपम में हजारों छात्रों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने दिव्यांग छात्रों से भी मुलाकात की। मीडिया ने छात्रों से ये जानने के लिए संपर्क किया
कि प्रेरक सत्र के बाद वे कैसा महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 1 दिल्ली की छात्रा श्रुति ने बताया कि जब पीएम ने विशेष रूप से दिव्यांगजनों के बारे में एक कहानी सुनाई, उसके बाद मुझे प्रेरणा और मजबूती का एहसास हुआ। व्हीलचेयर पर बैठा एक अन्य छात्र दूसरी बार परीक्षा पर चर्चा में भाग ले रहा था। प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट था कि किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए। जैसा कि वो कहते हैं, हर किसी को परीक्षा का योद्धा बनना चाहिए, चिंता करने वाला नहीं। पीएम मोदी ने कि ये सुझाव बहुमूल्य है। शिक्षकों और अभिभावकों के साथ देश भर से लगभग 4000 छात्रों की उपस्थिति के साथ पीएम मोदी ने युवाओं के दिमाग में परीक्षा से पहले पैदा होने वाले दबाव को कम करने के प्रयास में बहुमूल्य सुझाव साझा किए और बताया कि शिक्षक और माता-पिता परीक्षा में कैसे योगदान कर सकते हैं। दोस्तों, खबर है भुवनेश्वर से। जानकारी के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति मार्केट बिल्डिंग में अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे थे। भुवनेश्वर नागरिक निकाय कार्यालय के पास दिव्यांग विक्रेताओं को विरोध स्थल के बाहर निकाला गया है। ये विकलांग विक्रेता सड़क के किनारे एक समूह बनाकर खड़े थे, जो पुनर्वास की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से भुवनेश्वर नगर निगम के कार्यालय के बाहर धरना दे रहे थे। नगर निकाय के अधिकारियों ने कथित तौर पर इन्हें मंगलवार को साइट से जबरन हटा दिया था। जानकारी के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति मार्केट बिल्डिंग में अपना छोटा मोटा व्यवसाय करते थे। बेदखल होने के बाद से वे स्थायी पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। एक आंदोलनकारी विक्रेता ने कहा कि कुछ गुंडे वहां आए और हमें विरोध स्थल से हटा दिया। एक अन्य दृष्टिबाधित व्यापारी ने कहा, उन्होंने हमारा पुनर्वास किए बिना हमें विरोध स्थल से बाहर कर दिया। दोस्तों, 34 वर्षीय दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करके गौतम अडानी और अडानी ग्रुप को मदद देने के लिए शुक्रिया कहा है। कहते हैं, हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं। ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा के वाघामा गांव के 34 वर्षीय दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन ने अपने हौसले से कर दिखाया है। बता दें कि कुछ ही दिन पहले दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने उनकी मदद करने का ऐलान कर दिया। अडानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए आमिर हुसैन के लिए लिखा था कि आमिर की ये भावुक कर देने वाली कहानी अद्भुत है। हम आपकी हिम्मत, खेल के प्रति निष्ठा और विपरीत परिस्थिति में भी हार न मानने के जज्बे को प्रणाम करते हैं। अब इस पोस्ट के कुछ दिन बाद आमिर हुसैन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर गौतम अडानी द्वारा सपोर्ट किए जाने पर शुक्रिया अदा किया है। हुसैन ने अपनी पोस्ट में गौतम अडानी और अडानी ग्रुप को मदद के लिए आगे आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहा है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आपका आभारी गौतम अडानी महोदय, प्रीति गौतम अडानी मैम, मेरी क्रिकेट यात्रा को पहचानने के लिए आपका समर्थन मेरे परिवार के लिए सम्मान की बात है। अडानी समूह की समृद्धि और विकास के लिए प्रार्थना। आपके अविश्वसनीय समर्थन के लिए धन्यवाद। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। भारत का विकलांगता क्षेत्र 2047 तक कर सकता है अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन का योगदान। बजट 2024 हुआ प्रस्तुत। देश के भविष्य के निर्माण का बजट ये विकसित भारत के लिए समर्पित, बोले पीएम मोदी। एक्सेसिबल इंडिया पर जोर देने से चूका अयोध्या मंदिर प्रतिष्ठापन। विधवाओं और विकलांगों के लिए हाउस टैक्स में छूट। सुनेंगे एनएफबी के जॉब अलर्ट्स। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटीबायोटिक्स लिखने के लिए सटीक संकेत लिखना किया अनिवार्य। पद्मश्री से सम्मानित होने पर सामाजिक कार्यकर्ता शंकर बाबा पापल का पद्मश्री पुरस्कार का दिव्यांग बच्चों को समर्पण। परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद दिव्यांग छात्र हुए प्रेरित। भुवनेश्वर नागरिक निकाय के कार्यालय के पास दिव्यांग विक्रेताओं को विरोध स्थल से निकाला गया बाहर। मेरी क्रिकेट यात्रा को पहचानने के लिए धन्यवाद। गौतम अडानी से सहयोग मिलने पर दिव्यांग क्रिकेटर आमिर ने जताया आभार।